Good morning student. Welcome to all in our class. हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्लेटो, और अब तक हमने सबसे पहले प्लेटो का लाइफ स्केच, जीवन परिचय, उसके बाद हमने प्लेटो की रचनाएं, और उसके बाद हमने देखा था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इससे पूर्व आपके पास लगभग 5 लेक्चर पहुंच चुके हैं, और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लासेज स्पेशली लगाई गई हैं, आप लोगों के लिए लगाई गई हैं। आप घर बैठ के इन क्लासेज का आनंद ले रहे हो, तो हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस ये है, केवल और केवल एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा यही है कि आप इन लेक्चर के बारे में अवश्य बताइए। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर कोई डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं तो भी आप बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें न तो ये पता चलेगा कि आप अच्छे से समझ रहे हो, और न ही ये पता चलेगा कि कोई डिफ़िकल्टी अगर कोई आप फील कर रहे हो तो उसके बारे में आप अवश्य बताइए। आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो पहले का करवाया हुआ है उसकी समरी बता देता हूँ। देखो, प्लेटो एक यूनानी विचारक हैं। यूनान के एथेंस में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही कुलीन परिवार से संबंधित थे, और इनका वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज। प्रारंभिक शिक्षा घर पे होने के पश्चात ये 20 वर्ष की अवस्था में कहाँ चले जाते हैं? सुकरात के पास चले जाते हैं। वहाँ पे लगभग ये 8 वर्ष तक रहते हैं, और 8 वर्ष ये सुकरात के चरणों में रहते हुए उनसे शिक्षा लेते हैं। लेकिन जब 399 ईस्वी पूर्व तत्कालिक शासकों ने सुकरात को विषपान के द्वारा मृत्युदंड दे दिया, तब इन्हें तत्कालिक शासकों से घृणा हो जाती है, और 12 वर्षों तक ये इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न राज्यों में एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की खोज में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। और 12 वर्षों के पश्चात लगभग 388 ईस्वी पूर्व ये यूनान, एथेंस पुनः लौट आते हैं, और लौट करके अपनी एक अकादमी बनाते हैं, अपनी एक एकेडमी बनाते हैं, जिसमें वो ज्यामिति, शस्त्र, गणित पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि उनका पर्पज था एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की स्थापना करना, जिसके लिए उन्होंने युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इसी बीच उनके पास एक निमंत्रण आता है सिसिली, सिराक्यूज से। दियोन नामक एक सुसंस्कृत व्यक्ति उनको निमंत्रण देते हैं कि यहाँ के जो राजा हैं दियोनीसियस प्रथम, उनकी मृत्यु हो गई है, अब दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, आप यहाँ पे आइए और आपका जो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का स्वप्न है उसको पूरा करने का ये एक अवसर है। तो प्लेटो काफ़ी उत्साहित होते हैं, और उत्साहित होके ये सिसिली, सिराक्यूज चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से ये निराश होके वापस लौट आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पे बैठने वाले होते हैं, उनको दियोन का ये मैसेज अच्छा नहीं लगता, और वापस वो यूनान, एथेंस में आते हुए उनको ये लगता है कि मैं जीवन भर एक श्रेष्ठ व्यक्ति की खोज में लगा रहा, एक श्रेष्ठ शासन की खोज में लगा रहा, वास्तव में विधि का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। तो प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वृद्धावस्था में उनको कानून रूपी लाठी का सहारा लेना पड़ा। तो ये तो प्लेटो का लाइफ स्केच है। 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक का इनका टेन्योर है, इनका जीवन है।
उसके पश्चात हमने इनके ग्रंथ, इनके डायलॉग्स, इनकी बुक्स देखी थी। और बुक्स के बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से प्रमुख हैं क्रीटोन, प्रोटागोरस, जॉर्जिया, मेनो, फेडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज। इनमें से भी जो अति प्रमुख हैं वो है रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज। रिपब्लिक में इन्होंने न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है, शिक्षा के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है, आदर्श राज्य का भी उल्लेख किया है। स्टेट्समैन में इन्होंने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है, और जो लाज है उसमें इन्होंने कानून के शासन पर बल दिया है। और लाइफ स्केच और रचनाओं के बाद हमने देखा था इनका न्याय का सिद्धांत, जिसमें आपने मुख्य रूप से देखा कि प्लेटो वस्तुतः न्याय को कानूनी रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि न्याय को एक कर्तव्य पालन के रूप में स्वीकार करते हैं। और वो पहले तो जो पूर्व प्रचलित सिद्धांत थे, परंपरावादी, क्रांतिकारी, कार्य कारण, उन तीनों ही सिद्धांतों का खंडन करते हैं, और उसके बाद अपने न्याय सिद्धांत में वो कर्तव्य पालन पर बल देते हुए व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। व्यक्तिगत न्याय में वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि मुझ में कौन सा तत्व प्रमुख है, मुझ में ज्ञान का तत्व है, शौर्य का तत्व है, या लोभ का तत्व है। और यदि मुझ में ज्ञान का तत्व है तो मुझे दार्शनिक वर्ग में शामिल होना चाहिए, यदि मुझ में शौर्य का तत्व प्रमुख है तो मुझे सैनिक वर्ग में शामिल होना चाहिए, और यदि मुझ में लोभ का तत्व प्रमुख है तो मुझे उत्पादक वर्ग में शामिल होना चाहिए। जब आप जजमेंट कर रहे हो, सेल्फ जजमेंट कर रहे हो, तब आप कर रहे हो व्यक्तिगत न्याय, और जब आप उसी वर्ग में शामिल हो रहे हो तब आप कर रहे हो सामाजिक न्याय। तो यहाँ तक हमने पहले देखा था। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। जिस तरह से प्लेटो ने न्याय सिद्धांत से पूर्व उस समय जो प्रचलित सिद्धांत थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके बारे में हमें बताया था, ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि जो मेरा शिक्षा का सिद्धांत है उसको देने से पहले हम ये देखते हैं कि उस समय एथेंस और स्पार्टा में कैसी शिक्षा पद्धति चल रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने एथेंस के बारे में एनालिसिस किया, एथेंस के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि एथेंस में जो शिक्षा का कार्य है वो एक व्यक्तिगत कार्य था, वो एक परिवार की जिम्मेवारी थी। प्रत्येक परिवार का ये एक निजी कार्य है। और एथेंस में शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और एक तीसरा चरण था शिक्षा का। प्राथमिक शिक्षा में वो कहते हैं 6 से 14 वर्ष तक बालक को पढ़ना लिखना, संगीत और व्यायाम के बारे में सिखाया जाएगा। एक तो है पढ़ना लिखना, संगीत और व्यायाम के बारे में वहाँ पे सिखाया जाता था। उसके बाद दूसरा था माध्यमिक शिक्षा, ये है 14 से लेके 18 वर्ष तक। यहाँ पे बालक बालिकाओं को अलंकार शास्त्र, भाषण कला एवं राजनीति के बारे में ज्ञान करवाया जाता था। और तीसरा चरण है 18 से 20 वर्ष तक, जो कि सभी के लिए कंपलसरी था। ये थी सैनिक शिक्षा, जिसमें व्यक्ति को यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं तो उनको कुछ सैनिक ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो पहले तो प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा का उल्लेख किया है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया। तो ये तो शिक्षा पद्धति चल रही थी एथेंस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो स्पार्टा है, स्पार्टा में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। और स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था का जो कार्य है, वो सारी की सारी जिम्मेवारी राज्य की थी।
वहाँ पे राज्य 7 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को परिवार से ले लेते थे और उनको कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी, ताकि अगर राज्य के ऊपर कोई भी संकट आए, किसी भी तरह की कोई भी बात आए, तो यहाँ पे जो युवा लोग हैं उनको एक तरह से उनकी एक आर्मी तैयार की जाती थी। तो प्लेटो ने बताया कि यहाँ पे एथेंस में तो शिक्षा पद्धति थी निजी, परिवार के द्वारा शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, और स्पार्टा में शिक्षा पद्धति थी राज्य के द्वारा। यहाँ पे शिक्षा पद्धति में 3 चरण थे और यहाँ पे शिक्षा पद्धति में 7 वर्ष की आयु से ही बालक का अधिग्रहण करके उसे जो आगे की शिक्षा है उसके बारे में उसे ज्ञान करवाया जाता था। तो ये तो है प्लेटो से पूर्व शिक्षा पद्धति के बारे में, जिसमें उन्होंने एथेंस के बारे में भी बताया और स्पार्टा के बारे में भी बताया। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी जो शिक्षा योजना है उसके बारे में बताया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।